हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल ऐप। चलिए देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और उनके टाइप्स, जिसमें बात की थी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके, दो पार्ट पढ़े थे हमने। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें हमने बात की थी कि जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? तो आज हम सभी के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपके सामने एक ग्राफ मैंने आपको बनाया है वो आपने पहले से पढ़ा होगा, किसमें? फॉर बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। जब हमने बात की थी पहले राउट्स लॉ के बारे में बात की थी, यहाँ पर राउट्स लॉ की डेरिवेटिव के बारे में बात की थी। जब हमने बात की थी बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें दोनों ही लिक्विड आपके किस नेचर के होने चाहिए? वोलेटाइल नेचर के होने चाहिए थे। क्लियर? इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको बनाया था कि जो पी ए होता है वो क्या होता है? पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी क्या होता है? पी बी नॉट एक्स बी। और P होता है क्या? पी ए प्लस पी बी। ये क्या है? P टोटल। ये बात की थी हम लोगों ने पहले। तो वहां पर हमने इसके ग्राफ के बारे में बात की थी, ग्राफ भी ड्रॉ किया था कि किस तरीके से हमने ये बात की वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। इसमें कोई भी सॉलिड और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होते हैं उनका वेपर प्रेशर हमेशा क्या लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं, और जो सॉल्यूट होता है उसका वेपर प्रेशर क्या लेते हैं? हम लोग कम लेते हैं। ठीक है ना? तो आप इसमें जो भी आप देख सकते हैं, अगर आप इसे सॉल्यूट मानेंगे तो ये उसका वेपर प्रेशर कम है, और वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ये ग्राफ जरूरी नहीं ऐसा हो, ये पॉइंट ऊपर जा सकता है और ये पॉइंट नीचे आकर भी बन सकता था हमारा ग्राफ। तो ये क्या हो जाता है? ये सॉलिड, ये सॉल्वेंट हो जाता है। ये हम बात कर चुके थे अपने लास्ट वीडियो में। यहाँ पर हमने बात की थी कि इस तरह का जो ग्राफ मिलता है वो हमारे लिए क्या बताता है कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। कब? जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए। भाई बाइनरी सॉल्यूशन में क्या फॉर्मूला होता था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट का जो सम होता था वो क्या होता था? हमेशा 1। अगर x की वैल्यू 1 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट की वैल्यू 1 है, तो b के कंपोनेंट कितने हो गए? इसमें 0 हो गए। यानी यहाँ पर b का कंपोनेंट है नहीं, ये प्योर किसकी बात कर रहा है? प्योर कंपोनेंट ए के बारे में बात कर रहा है, और ये प्योर कंपोनेंट बी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ए के 1 से 0 की तरफ टेंड हो रहे हैं, यानी 1 से 0 की तरफ वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इसके 0 हो जाएंगे, इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा? उसी बिहाफ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। हमने बात की थी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। धीमे धीमे क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन बी की वैल्यू 1 तक राइज कर गई, और ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? सीधे ऊपर की तरफ जाकर यहाँ मिल गया। क्लियर? तो ये वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी मैक्सिमम, ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए मैक्सिमम। तो ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, यानी जो हमने जो ग्राफ बनाया हुआ है ये किसके लिए है? फॉर आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है तो ये किसके बारे में बात करेगा? पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। जबकि ये वाला ग्राफ किसको शो करेगा? पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर? ये जो होगा आपका रिजल्टेंट वो किसको शो करेगा? पी टोटल, यानी पी सॉल्यूशन को। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर दिया, इक्वल टू क्या कर देंगे? पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर? तो ये आपका है ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? मैंने आपसे बात की थी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि ग्राफ ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा? हमने ये भी बात की थी लास्ट वीडियो में कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। यानी कभी कभी वेपर्स पॉजिटिव डेविएशन में क्या होती है? वेपर्स उनकी इंक्रीज होती है, यानी जितनी हमें मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ बोट के बारे में। अगर मैं यही ग्राफ को नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चेंज करूँ तो कैसे करूँगा? देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने बात की थी जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन होंगे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या था? जिसमें पी ए की वैल्यू क्या होगी? पी ए नॉट एक्स ए, यानी कि पी ए की वैल्यू पी ए नॉट एक्स ए से थोड़ी सी क्या होगी? ज़्यादा, यानी जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिलती थी, अब जो ऑब्जर्व वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या होगी? कैलकुलेटेड वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और पी बी की वैल्यू क्या होगी? पी बी नॉट एक्स बी। तो पी टोटल क्या हो जाएगा? यानी पी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और विच इज ग्रेटर देन
क्या हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यही बात की थी हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको वेपर प्रेशर मिलेगा पी ए का, यानी कि ए कंपोनेंट का, वो पहले से थोड़ा सा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यानी इस तरीके से देखिए, हमारे पास ए कंपोनेंट आइडियल के लिए है, यानी ब्लैक जो ड्रॉ किया हमने वो आइडियल के लिए है, नॉन आइडियल जिसमें पॉजिटिव डेविएशन किसको शो करते हैं, रेड कलर से। और इस तरह से इनका ग्राफ क्या हो जाएगा, हमें मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो हमने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है वो किसको शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन को। इसी तरीके से हम ए के लिए ड्रॉ करेंगे, अगर ये तो ए के लिए हो गया, बी के लिए क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर दो उसे। पीवी के लिए क्या हो गया, रेड कलर का, इस तरह से ऊपर से हो गया। यानी जो वेपर प्रेशर एक्चुअल में जो डेफिनेट इंटीग्रल के बेस पर, डेफिनेट वैल्यू के बेस पर लगातार कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जब पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर जो मिलना चाहिए था उसको थोड़ा सा क्या मिला, ज्यादा मिलता चला गया। बात समझ में आ रही है। तो उसका पी टोटल क्या होगा, तो जो मिलेगा उससे क्या मिलेगा, हमेशा पी सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमने बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर। यानी कि जो आपने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, यानी रेड कलर से जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो किसके लिए, फॉर नॉन आइडियल, जिसमें कौन सा डेविएशन शो हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। क्लियर। जो ब्लैक कलर था आपका वो किसके लिए शो हो रहा है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर से, यानी यहाँ पर बात करते हैं अपन लोग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था, हमने देखा था जो पी ए की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी पी ए नॉट एक्स ए। यानी कि जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा सॉल्यूशन का या फिर किसी भी एक कंपोनेंट का, वो क्या होगा, जो राउट लॉ के अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने ये बात की थी लास्ट वीडियो में। पीवी की वैल्यू क्या बात की थी, पीवी नॉट क्या होगा, एक्स बी, और जो पी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसी के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर आपको मिलना चाहिए वो उससे क्या, जो मिलना चाहिए उससे प्रेशर क्या मिला आपको, लेस देन यानी कम। तो यहाँ पर जो डेविएशन मिलेगा पी ए का वो क्या होगा, कम। यानी मैं जो रेड कलर से शो, ग्रीन कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं नेगेटिव डेविएशन के लिए। क्लियर। इसी तरह पीबी की बात करें अगर तो क्या होगा, पीबी की बात करता हूं अगर मैं, तो कैसे बनाऊंगा इस तरह, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़ी सी क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ग्रीन कलर के लिए कैसे हो गया, पी ए की वैल्यू ये रही और पीबी के लिए क्या है, नीचे वाली ये रही। तो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के लिए राउट लॉ के लिए ये था, नॉन आइडियल के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ से, इस तरह से। बात समझ में आ गई आपको। यानी कि मैंने जो ग्रीन कलर के लिए बनाया हुआ है वो किसके लिए बनाया हुआ है, फॉर नॉन आइडियल, इसमें शो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने ग्राफ के बारे में बात की। यानी कि मैंने बात की कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो वो क्या होते हैं, राउट लॉ को फॉलो करते हैं। इसमें पी ए की वैल्यू क्या होती है, पी ए की वैल्यू होती है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर। यहाँ पर पी सॉल्यूशन निकालेंगे अगर राउट लॉ के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बात की थी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, दो डेविएशन होते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव। मतलब जो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो इक्वलिटी आ रही थी वो इक्वलिटी नहीं आएगी सॉल्यूशन की, दोनों के सम के। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या तो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन। तो अगर बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, तो रेड कलर से मैंने पॉजिटिव डेविएशन सभी का ग्राफ बनाया हुआ है इस तरीके से, देखिए पी ए पी बी और पी सॉल्यूशन के लिए। अगर बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन, तो पी बी के लिए मैंने ये बनाया, पी ए के लिए मैंने ग्रीन कलर से नीचे की तरफ बनाया हुआ है, और पी सॉल्यूशन के लिए मैंने इस तरह से कर्व नीचे की तरफ बना दिया। तो ये आपका है ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें बात की हमने वेपर प्रेशर वर्सेस
मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। क्लियर हो गया? तो ये बात होगी हमारे ग्राफ के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने आज की नेक्स्ट टॉपिक एजियोट्रॉप्स के बारे में। चलिए, तो एजियोट्रॉप को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता दूँ। जैसे कि मैंने बात की थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने बात की थी पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होता है? जिसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाए, ज़्यादा। यानी वेपर प्रेशर किसके ज़्यादा होंगे? यानी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा का मीनिंग क्या हो गया? जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा लेस देन होगा। किससे? ए और बी के इंटरेक्शन से। जबकि हम बात करते हैं नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन में, तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर कम। और वेपर प्रेशर कम कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स बहुत कम अमाउंट में क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे एट दैट टेम्परेचर व्हेन कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इज इवेपोरेट। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन ए और बी इंटरेक्शन से। जबकि यहाँ पर क्या होगा? ए बी का इंटरेक्शन कैसा होगा? बहुत लोअर होगा। किससे? ए और बी के इंटरेक्शन से। क्लियर? तो मैं इसको रब कर देता हूं। फिर हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक एजियोट्रॉप्स के बारे में। देखिए, एजियोट्रॉप्स क्या होता है इसको पहले समझते हैं। ये भी बिल्कुल हमारा बाइनरी सॉल्यूशन की तरह होता है। यानी जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? टू डिफरेंट कंपोनेंट को क्या करते हैं? आपस में मिक्स करते हैं। क्लियर? वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग इनके। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि जो बोथ कंपोनेंट्स होते हैं वो दोनों किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। यानी कि यहाँ पर बात करते हैं बोथ components present in liquid form and they must have volatile nature। बात समझ आ रही है? उनका वोलेटाइल नेचर यानी कि वो उनके वेपर्स क्या होते हैं? क्रिएट होते हों। ये बात ध्यान रखना। यानी वोलेटाइल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट हमारे लिए एजियोट्रॉप के लिए क्या है? जब हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो डिफरेंट कंपोनेंट्स फर्स्ट ए एंड बी प्रेजेंट है, तो किसी कंपोनेंट ए का कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, सपोज करो बी का भी कोई दूसरा बॉइलिंग पॉइंट है, फिक्स है। जब हम क्या करते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। यानी कि अब उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, वो सॉल्यूशन बॉयल करेगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में क्या होता है, बॉइलिंग प्रॉपर्टीज होती है दोनों कंपोनेंट्स की, वो क्या हो जाती है, लीव आउट हो जाती है। यानी अगर कंपोनेंट ए, सपोज कीजिए आपका कंपोनेंट ए 293 केल्विन पर क्या करता है, बॉयल, और जो बी कंपोनेंट है वो करता है सपोज करो 299 केल्विन पर, तो क्या होगा, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंट, जिसका हम लोग बाद में बात करेंगे कि एजियोट्रॉप्स के जो टाइप्स हैं उसमें बात करेंगे। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहली और दूसरी। पहली प्रॉपर्टीज होगी कि या तो सॉल्यूशन का जो अब नया बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 299 केल्विन से भी ज्यादा, यानी 301 केल्विन के अप्रोक्स, या फिर क्या होगा जो मिनिमम था उससे भी कम हो जाएगा, यानी कि 290 केल्विन के अप्रोक्स। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन ए और बी जो दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करता था, ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारा 293 केल्विन, ये क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा क्या है कंपोनेंट। कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 293 केल्विन, कंपोनेंट बी का कितना है 299 केल्विन। जब आप सॉल्यूशन क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो आप क्या देखते हैं कि अब सॉल्यूशन जो बॉयल हो रहा है वो 301 केल्विन पर या फिर 290 केल्विन पर हो रहा है। मतलब इन जो ए और बी के जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ए होगा वो पहले बॉयल हो जाए और कंपोनेंट बी बाद में बॉयल हो, ऐसा नहीं। अब जो सॉल्यूशन बन गया है अब उसकी एक नई प्रॉपर्टीज बन गई है एज ए बॉइलिंग पॉइंट,
काफ़ी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में, और बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ए और बी दोनों से क्या होता है, सॉल्यूशन का अलग होता है, और जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन बॉयल एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर देन कंपोनेंट्स क्लियर। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में कि हमारा दोनों कंपोनेंट हो गए, यानी कि पहला पॉइंट हो गया बोथ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड दे मस्ट हैव वोलेटाइल नेचर। सेकंड सॉल्यूशन बॉयल एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर देन कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट जो प्रेजेंट होंगे उनसे बिल्कुल अलग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन बॉयल होगा। क्लियर, ये दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन में और क्या चेंजेस होते हैं एजिट्रॉप्स के बारे में। सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं उनके जो कंपोजिशन का जो रेशियो होता है वो भी फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कंपोनेंट ए और बी लिया, सपोज करो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, यहाँ पर हमने ए और बी को मिक्स किया, सपोज करो ए हमारा 40% और बी हमारा 60% है, तो यहाँ पर या फिर मैंने ले लिया 30% और 70% के रेशियो में ले लिया ए और बी। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी रेशियो में हमारा सॉल्यूशन एजिट्रॉप्स ही सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ये जरूरी नहीं है। यानी कि जितने भी सॉल्यूशन है हमारे, इतने डिफरेंट क्या होते हैं, कंपोजिशन में फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की 40% इथेनॉल सॉल्यूशन, 40% इथेनॉल सॉल्यूशन, ये क्या है, केवल एक सॉल्यूशन है, इसे एजिट्रॉप सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे। यानी 40 ml क्या हो, डिजोल्व हो 60 ml वाटर में, तो ये यहाँ पर क्या, ये एक सॉल्यूशन है, एजिट्रॉप नहीं है। 60% की बात करते हैं, 60% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो 60 ml क्या है, इथेनॉल, 40 ml क्या है, वाटर, ये क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन है, एजिट्रॉप नहीं है। लेकिन अगर एक डिफरेंट यानी कि एक बिल्कुल स्पेसिफिक वैल्यू कर दिया है, लाइक मैं अभी एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बाद में फिर बात करेंगे इसके बारे में, 95% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 95 ml क्या होगा, इथेनॉल, और 5 ml क्या होगा आपका, वाटर। इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा आपका एजियोट्रॉप। अब ये किस एग्जांपल में जाता है, यानी किसके टाइप्स में जाता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या समझ में आ गई बात, फिलहाल हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड रेशियो में होना भी क्या है, मस्ट है। यानी हम बात करेंगे कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर फिक्स्ड इन रेशियो। रेशियो में क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, यानी 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4 रेशियो, या फिर 1/4 रेशियो, या फिर 2/7 रेशियो, यानी जो भी रेशियो होगा वो फिक्स होगा, फिर आप उसके बेस पर आराम से वैल्यू बना सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको रफ कर देता हूं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आपका सॉल्यूशन होगा, यानी हम बात कर रहे हैं जिस सॉल्यूशन के बारे में, तो उसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन जो होगा, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो सॉल्यूशन जो कंसिस्ट करता है, यानी कि कंपोनेंट्स, आप ऐसे कह सकते हो कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। यानी हम इन कंपोनेंट्स को बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है इसको भी अभी समझेंगे। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता दूं कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। एंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट होगा इन लिक्विड फेज में, इज इक्वल टू होगा
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन को वैसे एक्स से डिनोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप एक्स से शो करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मैं वेपर्स फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसे वाई से डिनोट कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या है वेपर फॉर्म, यानी कि वेपर फॉर्म में क्या होगा, यानी वेपर फेज में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। और बिल्कुल वैसा ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं से वाई से करता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पर लिक्विड फेज में और ये वेपर फेज में ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये आपको क्या करना है नोट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट का साइन बना देते हैं, चलिए ठीक है ना, इस तरीके से क्लियर। अब बात समझते हैं कि ये पॉइंट कैसे आया, इस पॉइंट का मीनिंग कैसे आया। तो इसको समझने से पहले बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता क्या है, क्लियर। तो उसको भी जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या लिया कंटेनर लिया, क्लियर। अब इसमें ए के कंपोनेंट भी पड़े हैं और बी के भी, इसको मैंने क्या कर दिया बंद कर दिया। और यहाँ पर क्या हमारे सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ये क्या हमारा सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, जिसमें ए के भी कंपोनेंट और बी के भी कंपोनेंट है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होंगे कुछ वेपर्स भी क्रिएट हो चुकी हैं, ए की भी होंगी और बी की भी होंगी, यानी कि जो क्या होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के कंपोनेंट भी हैं बी के भी। अब हम यहाँ पर पहले बात करते हैं, सपोज करो यहाँ पर मेरे पास इथेनॉल और वाटर दोनों ही प्रेजेंट हैं, इथेनॉल और वाटर क्या है दोनों ही प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इथेनॉल का सपोज करो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है करीब करीब 353 केल्विन मान के चलते हैं, और वाटर का जो हमारा होता है जनरली हम लोग जानते हैं 373 केल्विन, क्लियर। तो यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर कैसा है डिफरेंट है, क्लियर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता था, अगर इनका भी रेशियो मैंने फिक्स नहीं किया है, इसलिए ध्यान रखना रेशियो 95% होता है तो हम एजिटॉप के बारे में बात करते हैं। अभी सिंपल सॉल्यूशन है जिसे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे हीट करेंगे, और यहाँ पर एक क्या होंगी वैक्यूम होंगी। फिलहाल यहाँ पर वेपर्स भी प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखना, अभी वेपर्स को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर क्या है ट्यूब बनी हुई है, इसको मैंने क्या हुआ यहाँ पर कंडेंस करके यहाँ पर सॉल्यूशन भर दिया, जिसमें सॉल्यूशन क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। कैसे भरेगा, जब इसे बॉईल करेंगे और इस सॉल्यूशन का जो हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर जैसे ही पहुंचेगा किसके इक्वल 353 केल्विन क्यूब, जैसे 353 केल्विन पहुंचेगा तो क्या होगा इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देंगे और कंडेंस्ड होकर, यानी क्या होगा यहाँ पर कंडेंस्ड हो जाएगा, और कंडेंस क्या होंगे यहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में मिलना हमें स्टार्ट कर देंगे। यानी 353 केल्विन पर सारा इथेनॉल क्या हो जाएगा धीमे धीमे इधर आ जाएगा, वाटर इसमें रह जाएगा, इथेनॉल यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, क्लियर। लेकिन अगर इसी को ही हम क्या कर दें एक फिक्स 95% इथेनॉल सॉल्यूशन कर दें तो क्या होगा कि एक ऐसा मिक्सचर क्रिएट करेगा जहाँ पर क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा। यानी अब हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इस मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं, इतना चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कि ये बात हमने कैसे कर दी तो इसको समझो। फिलहाल हम इसकी बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर क्या हो ये डब्बा बंद हो, इसे हीट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर वेपर्स क्रिएट होंगे कुछ देर तक, यानी यहाँ पर वेपर्स किसकी होंगी, यहाँ पर वेपर्स होंगी किसकी ए की भी और बी की भी होंगी, क्लियर। अब यहाँ पर भी ए के मोल फ्रैक्शंस कुछ मोल्स हैं, कुछ बी के भी मोल्स हैं, यहाँ पर भी कुछ ए के मोल्स हैं कुछ बी के भी। अगर हम बात करते हैं इन लिक्विड में, यानी लिक्विड कंपोनेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में लिक्विड कंपोनेंट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बारे में बात कर रहे हैं, और सपोज करो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कितना है 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपाउंड कितना होगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन कितना होता है सम 1 होता है, तो 1 से माइनस करने का क्या मिलेगा 0.6, क्लियर। लेकिन क्या जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं ए और बी के क्या उतने ही यहाँ पर हैं, जरूरी तो नहीं है, यहाँ पर क्या होंगे थोड़े कम या फिर ज्यादा होंगे, जो भी हो बराबर तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा सारे सारे बराबर तो नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा अगर इन वेपर फॉर्म की बात की जाए, यानी वेपर फॉर्म की बात की जाती है, वेपर फेज की बात की जाती है, तो यहाँ पर वेपर फॉर्म में क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड अगर आपको मिलता है 0.3, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपाउंड कितना होगा 0.7। ये बात समझ आ रही है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जहाँ पर हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फॉर्म, यानी लिक्विड को मैं यहाँ पर इसको वेपर फॉर्म में से वाई से डिनोट कर देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स ए कैन नॉट बी इक्वल टू वाई ए, यानी लिक्विड फेज और वेपर फेज इक्वल नहीं है। और साथ में क्या देखा हमने एक्स बी कैन नॉट बी इक्वल टू वाई बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ
बी कंपोनेंट लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन वेपर फॉर्म में कैन नॉट बी इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया कि अगर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, और इनके अंदर ये कंडीशंस हैं, तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो वो किस कंडीशन को फॉलो करते होंगे, इसके जस्ट अपोजिट, यानी जहाँ पर इनके मोल फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वल नहीं है, इसलिए सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसीलिए ये सेपरेट नहीं होंगे। यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस लिक्विड और वेपर्स फॉर्म में दोनों ही में इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, एक स्पेशल पॉइंट्स हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। तो आपको मेनली आपको याद क्या रखना है, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कि दोनों ही कंपोनेंट आपके किस नेचर के होंगे, वोलेटाइल नेचर के और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सेकंड पॉइंट क्या रखना है, जो सॉल्यूशन आपका बॉयल होगा वो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डिफरेंट यानी डिफरेंट भी कह सकते हैं, यानी डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर देन कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उससे क्या होगा, डिफर होगा, लेकिन जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड इन रेशियो, उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लास्ट पॉइंट, दे कैन नॉट बी, यानी कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन लिक्विड फॉर्म इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B component in liquid form equal to mole fraction of B component in vapor form। क्लियर। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स के टाइप्स के बारे में और उनके एग्जांपल्स के बारे में। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने एजियोट्रॉप्स के टाइप्स के बारे में। उससे पहले हम लोग लिखते हैं एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन। एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, देखो जरा, द सॉल्यूशन which boil at constant temperature and can distill unchanged in their composition are called एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। क्लियर। यहाँ पर हमने बात की कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, हमने बात की थी एजियोट्रॉप्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने देखे। अब हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एजियोट्रॉप्स के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो हमने एजियोट्रॉप्स को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एजियोट्रॉप्स को हमने अपने दो पार्ट में क्या किया हुआ है, डिवाइड। पहला पार्ट जो होगा हमारा, जिसे बोलते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एंड सेकेंड होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर। अब बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होते हैं या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो आपने एक बात तो समझ ली कि एजियोट्रॉप क्या है, यानी अगर किसी भी दो डिफरेंट वॉलेटाइल लिक्विड्स को जब हम लोग आपस में एक फिक्स्ड रेशियो के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, यानी उनका जो फ्रैक्शनल होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन, वो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी रेशियो में हम उसे फॉर्म करके एजियोट्रॉप्स की मीनिंग बना सकते हैं। एजियोट्रॉप्स इतनी आसानी से नहीं बनने वाला, उसका एक फिक्स रेशियो होगा उन कंपोजिशंस का। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सॉल्यूशन हमारा फॉर्म होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मैंने आपको क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट या तो क्या होगा आपके किसी एक कंपोनेंट से या तो कम होगा और किसी एक कंपोनेंट से क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि उन दोनों कंपोनेंट से डिफर होगा और कांस्टेंट होगा। यही बोला था। मिनिमम वाले केस में क्या होता है, मिनिमम वाले केस में क्या होता है कि जो दोनों आपके कंपोजिशंस होते हैं, दोनों कंपोजिशन में जो कंपोजिशन बॉइलिंग पॉइंट जिसका लो होता है उससे भी ज़्यादा लो क्या हो जाएगा उस सॉल्यूशन यानी एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, अगर दोनों कंपोजिशन है उसका जो सबसे ज़्यादा
जिस कंपोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उससे भी ज़्यादा हो जाएगा किसका, एजी ड्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसा कि मेरे पास पहला एग्जाम्पल मैंने लिया 95% इथेनॉल। केवल 95% इथेनॉल क्या करता है हमारा, एक एजी ड्रॉप को क्या करता है, फॉर्म करता है। अब 95% मतलब क्या हो गया, अगर मैं 100 ml का सॉल्यूशन लेता हूँ तो 95 ml क्या होंगे हमारे, इथेनॉल होंगे, एंड 5 ml क्या होंगे हमारे, वाटर होंगे। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे ही ग्राफ होगा इसका भी, बस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया, अब यहाँ पर हमें मुझे किससे डिपेंड करता है कि मेरा ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए। देखो जरा, हमारे पास एक तो ग्राफ जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रिजल्ट में क्या होता था, मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन की, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया इथेनॉल और इधर ले लिया मैंने वाटर। अब बात कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो इधर भी टेम्परेचर होगा और इधर भी टेम्परेचर होगा। इथेनॉल का जो टेम्परेचर होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, इथेनॉल का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 351.5 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल ये है 351.5 केल्विन से बहुत ज़्यादा ही क्या होगा हमारा वाटर का कितना होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 373 केल्विन। ये क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर। अब देखिए, तो अगर मैं इसका एक ड्रॉ करता हूँ लाइन, तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, इस तरीके से। क्लियर। अगर इसे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डायग्राम बनाएंगे तो ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो ये आपका क्या है सॉल्यूशन का ग्राफ है। क्लियर। ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये दोनों आपस में किसी एक फिक्स्ड रेशियो पे देखे गए, अब मुझे नहीं मालूम, मैंने क्या देखा कि मैंने मान लिया कि ये मोल फ्रैक्शन का एक मेन पॉइंट है, जहाँ पर क्या हुआ, जो इथेनॉल के मोल जितने होंगे, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा मोल फ्रैक्शन का जिसमें क्या होंगे, कुछ मोल इथेनॉल के होंगे और कुछ मोल क्या होंगे वाटर के। इस रेशियो में हमने देखा कि इस वैल्यू पर, कहाँ पर, इस वैल्यू पर, यहाँ पर मैं पॉइंट लेके चलता हूँ, इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है ना। ये वो एक पॉइंट था आपका, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये रहा, ये मोल फ्रैक्शन का वो रेशियो होगा। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कुछ इथेनॉल के मोल्स होंगे, कुछ मोल क्या होंगे इथेनॉल के x मोल, और वाटर के कितने मोल मैंने लिख दिए y मोल, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे मोल्स हमारे हैं, कुछ रेशियो होगा, उस रेशियो में मैंने क्या देखा कि एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें हमारा एक एजी ड्रॉप सॉल्यूशन बन गया। यानी यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट मिला है, यानी ये पॉइंट जो मिला हुआ है किसका, यहाँ पर ये पॉइंट जो मिला हुआ है, ये पॉइंट किसको बताता है 351 केल्विन को, और जो केल्विन की रेशियो है वो क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप, सॉल्यूशन ऑफ 95% इथेनॉल। यानी कि 95% अगर इथेनॉल आप लेते हैं तो क्या होगा, उसको मिक्स करेंगे तो जो इथेनॉल, यानी कि जो 95% इथेनॉल सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। किससे, आपके दो कंपोजिशन थे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, एक का 351.5 केल्विन, सेकंड का 373 केल्विन। मैंने आपको क्या बताया, जो मिनिमम बॉइलिंग जो एजी ड्रॉप होता है उसमें क्या होता है, दोनों कंपोजिशन का जो सबसे कम वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला एलिमेंट होगा, यानी कंपाउंड होगा, यानी कि ये हमारा इथेनॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 51.5 केल्विन, इन दोनों के कंपैरिजन इसकी वैल्यू कम है। अब इससे भी सॉल्यूशन का एजी ड्रॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट की, वो भी कम हो गई 351 केल्विन, यानी डाउन कर दिया। बस समझ में आ रही है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजी ड्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजी ड्रॉप्स अगर है तो इसी का अगर डायग्राम बनाएंगे, अगर वेपर प्रेशर के टर्म्स में, अगर मैं यहाँ पर जो मैंने टेम्परेचर लिया हुआ इसके रिस्पेक्ट में, ये हमारा क्या है टेम्परेचर, ये हमारी वैल्यू क्या है ऊपर यार ये जो क्या है टेम्परेचर वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर, अगर मैं इसके टेम्परेचर के बिहाफ की जगह पर अगर क्या बनाता हूँ वेपर प्रेशर, अगर मैं इसको वेपर प्रेशर से कंपेरिजन करूँ तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कम, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि
351.5 केल्विन पर इसके वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे, इसके 373 केल्विन पर बनना होंगे जब ये प्योर फॉर्म होंगे। लेकिन अब सॉल्यूशन के वेपर्स क्या हो जाएंगे, केवल 351 पर ही शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर इस पॉइंट तक जब तक पहुंचेगा तब तक इसके वेपर्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। इसके स्टार्ट होंगे, इसके काफ़ी ज़्यादा बन चुके होंगे, और जब तक टेम्परेचर यहाँ बनेगा तब इसके स्टार्ट होंगे, तब तक इसके कितने ज़्यादा बन चुके होंगे। मतलब इसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा। यानी वेपर प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा वो लमसम कैसा पहुंच जाएगा, इस तरीके से। यानी यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो राउल्ट लॉ के बेस पर ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, ये एक तरीके से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, नोट पॉइंट हमारे सामने आ गया। पहला नोट पॉइंट क्या होगा, नोट पॉइंट ये हो गया कि जो आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर शो पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आ गई। ये हमारा नोट पॉइंट क्या हो गया कि जो भी हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग अपनी एजियोट्रॉप की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की तरफ। क्लियर, चलिए तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 20.2% HCl सॉल्यूशन। ये क्या फॉर्म करता है, ये एजियोट्रॉप फॉर्म करता है। अब वो एजियोट्रॉप्स का क्या टाइप होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पर भी मैंने वही तरीका अपनाया। यहाँ पर मैंने क्या किया, वर्टिकल एक लाइन खींची है दोनों, और एक हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्या रखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मैंने यहाँ रखा हुआ है आपके लिए वाटर, और यहाँ रखा हुआ मैंने HCl। क्लियर, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर वाटर के मोल फ्रैक्शन होंगे, यानी x वाटर जो होगा वो कितना होगा 1, और यहाँ पर x HCl कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा x HCl कितना होगा 1, और x वाटर क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। क्लियर, HCl के जो मोल्स होंगे इधर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है, यहाँ लेके चलता हूँ मैं थोड़ा नीचे, 373 केल्विन। यानी ये चीज़ क्या है, टेम्परेचर को बताती है इस तरीके से। इधर भी क्या हमारा टेम्परेचर है, ये क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 370, क्योंकि HCl का बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है इससे बहुत लोअर कम, यानी 188 केल्विन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl। प्योर HCl कह सकते, प्योर फॉर्म में ये हमारा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये इस तरह से मैंने लीनियरली ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही केस होगा, एक ऐसा यानी कि 20.2% HCl, मतलब पूरे HCl में क्या होंगे 20.2% क्या होगा हमारा HCl होगा, और क्या होगा बाकी का हमारा क्या होगा वाटर होगा। क्लियर, तो मोल फ्रैक्शन किसके होंगे ज़्यादा, वाटर के होंगे, HCl के कम होंगे। ठीक है ना, तो वाटर के होंगे ज़्यादा। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट यहाँ पर लेके चलते हैं। ये पॉइंट हमने ले लिया जहाँ पर कुछ मोल होंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर के मैंने लिख दिया x मोल, और HCl के मैंने लिख दिए y मोल। कोई रेशियो है। अब उस रेशियो में क्या है, यहाँ पर जो इनका बॉइलिंग पॉइंट था, अब इतना देखने को नहीं मिला। जब हमने एजियोट्रॉप सॉल्यूशन फॉर्म किया तो जो एजियोट्रॉप हमारा बन चुका है, अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो मिला हमें, वो मिला हमें इस वैल्यू के करीब, यहाँ पर 381.6 केल्विन। इस पॉइंट पे लेकर चलते हैं तो मैं यहाँ पर इसे इधर ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी ये पॉइंट, ये भी नहीं, इसके सामने ये पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट हमारा है, ये जो पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट मिला है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसका, 20.2% HCl का। ठीक है ना, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 20.2% HCl सॉल्यूशन जो आपके एजियोट्रॉप है। तो आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, एजियोट्रॉप जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी कि लिक्विड फॉर्म जो कि वोलेटाइल नेचर के होते हैं, उनको आपस में एक फिक्स्ड रेशियो से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं।
मिक्स करने के बाद क्या होते हैं, उन दोनों ही कंपोजिशन जिनका एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, अब वो क्या होंगे, जब सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे अगर वो एजियोट्रॉप है तो उस सॉल्यूशन का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। मतलब अब वो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, वो सॉल्यूशन बॉयल करेगा। अब हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू डिस्टिलेशन यानी कि सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके? तो ये होता है हमारा एजियोट्रॉप। उसमें हमने दो पार्ट बात करी। पहला पार्ट हमारा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड सेकंड पार्ट होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, जब हम दोनों कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो उन दोनों कंपोनेंट में जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा किसका, एजियोट्रॉप मिक्सचर का। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में हमने क्या नोट करके देखा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में होगा कि जो दो कंपोनेंट का जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करता होगा कंपोनेंट, उससे भी ज्यादा हो जाएगा आपके एजियोट्रॉप का। आपने अभी देखा था मिनिमम वाले में केस में आपने क्या देखा था, उसमें कितना रह गया था, उसमें डाउन हो गया था, 351 केल्विन रह गया था हमारा 95% इथेनॉल सॉल्यूशन का, जबकि 20.2% एसएल सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, जो मैक्सिमम 373 केल्विन था। इन दोनों कंपोजिशन के कंपेयर किया जाए तो वैल्यू ज्यादा इसकी थी। अब इससे भी ज्यादा वैल्यू किसकी मिली हमें, उस एजियोट्रॉप सॉल्यूशन की, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 381.6 केल्विन। अब देखिए अगर मैं इसको वेपर प्रेशर से अगर चेकआउट करता हूं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वेपर्स क्या होंगी, बहुत कम। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जब यहाँ पर पहुंचेगा हमारा तो क्या होगा, वेपर्स क्या फॉर्म हो पाएंगी सॉल्यूशन की, नहीं, इसकी हो सकती थी, यानी इसके वेपर्स बनना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। सॉल्यूशन सेपरेट नहीं हो रहा है आपका पूरी तरीके से, सॉल्यूशन सेपरेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इतने पे बनने लगेगा प्योर फॉर्म में, इसका इतने पर बनने लगेगा प्योर फॉर्म में, इसका क्या होगा यहाँ पर बनेगा। मतलब क्या है, अब सॉल्यूशन का जो वेपर्स होगा यानी वेपर प्रेशर होगा वो इतने पर बनेगा, यानी वेपर्स बनना स्टार्ट होंगी 381.6 केल्विन पर। इसका मतलब क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा तो उसकी वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, एज अ राउट लॉ के थ्रू क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम शो करेगा, यानी उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम। यानी कि जो आपका मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा वो क्या होगा, वो आपका क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या आपका, ये एक तरीके से दिखाया जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ एजियोट्रॉप सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स, वेपर प्रेशर ऑफ एजियोट्रॉप्स यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या नोट देखा है, अपना नोट हमारा ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर्स शो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज के टॉपिक में बात की कि हमारे आइडियल एंड नॉन आइडियल जो हमारी गैस सॉल्यूशन होते हैं उनके ग्राफ के बारे में हमने बात की। आइडियल सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो करता है तो वहाँ पर हमने क्या देखा, उसका ग्राफ बिल्कुल लीनियरली हो रहा था। क्लियर? सॉल्यूशन का भी लीनियरली था। लेकिन बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तो वो क्या करते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो सॉल्यूशन का एक्चुअल में हमें ग्राफ मिलने वाला था अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, वो उससे क्या करेगा, वेपर प्रेशर को ज़्यादा ही क्रिएट कर रहा था, उससे क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन मिलने लगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ, थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो हमें कम मिलने लगा नेगेटिव डेविएशन में। तो हमने बात की नेगेटिव डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ के बारे में। फिर हमने बात की एजियोट्रॉप सॉल्यूशन के बारे में। तो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन के बारे में हमने बात कर ली कि यहाँ पर एजियोट्रॉप सॉल्यूशन क्या होते हैं, टू डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड मस्ट दे हैव वोलेटाइल नेचर। क्लियर? जब आप इनको कंपोजिशन को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, पहला तो वो एक डिफरेंट रेशियो में होना चाहिए। किसी भी रेशियो में आप एजियोट्रॉप मिक्सचर को फॉर्म नहीं कर सकते हो, उनका एक डेफिनेट कंपोजिशन होना मस्ट है। उस डेफिनेट कंपोजिशन पे क्या होंगे, वो फॉर्म होंगे और उसी को बोलेंगे हम लोग एजियोट्रॉप सॉल्यूशन, जिसका एक क्या होगा, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर? और जो अपने बाकी के कंपोजिशन से क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, या तो ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, उन दोनों कंपोजिशन के किसी भी एक कंपोजिशन जो सबसे ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा होगा बॉइलिंग, इसे बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर उन दोनों कंपोजिशन में जिस कंपोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है उससे भी अगर कम मिलता है आपका एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट तो उसे बोलेंगे हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर? तो ये था आपका एजियोट्रॉप्स के बारे में।
क्लियर। तो आज का टॉपिक हम लोग यही क्लियर करते हैं और यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेपर प्रेशर के ऊपर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। जैसे अभी हमने बात की थी आइडियल नॉन आइडियल जिसमें बात की थी, हम उसको क्या करेंगे एज ए न्यूमेरिकल देखेंगे कि उनके किस तरीके से हमारे बोर्ड में न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स को लेकर, ठीक है ना। तब तक आप सभी लोग हेनरीज लॉ के जिन्होंने बच्चों ने क्वेश्चंस लगा लिए हैं बहुत जल्दी मुझे आंसर्स अपने भेजना शुरू कर दें। वैसे मैंने आंसर शीट भेज दी है, आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में या उसका आंसर गलत निकल रहा है तो आप उस आंसर शीट से चेक कर लें, उसे दोबारा लगाने की कोशिश करें, एक बार वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करें हेनरी लॉ के। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं निकलता है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर भेज सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर लिखकर भेज दूंगा। क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद।